Hey everyone, welcome to Intellectual युवा. This is भूमिका गुनवाल. SSC CGL 2023 के एग्जाम को अब बस 2 महीने बचे हैं. मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 3 मंथ प्लान SSC CGL 2023 टीयर 1 के लिए क्या होना चाहिए, जिसके अंदर हमने कॉम्प्रिहेंसिवली टीयर 2 की भी तैयारी बताई थी. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड चेक इट नाउ. वो बच्चे जो उस प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे थे, आई होप दे गाइज आर डूइंग गुड. लेकिन आज हम उन बच्चों से बात करेंगे जिन्होंने अभी तक किताबों को छुआ नहीं है, जो ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे करके मैं टीयर 1 क्लियर कर लूं. सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि 2 महीने में टीयर 1 निकालना पॉसिबल है या नहीं. बिल्कुल है. कुछ चीजें मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहूंगी. एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आ रहे. पूरा गेम जो है वो सब टाइमिंग का है. ठीक है. और टाइमिंग को आप कैसे एस करोगे? प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करके. अगर आप 80-85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो काफी चांसेस है कि आप टीयर 1 आसानी से क्लियर कर पाओगे. आपके 4 सेक्शंस हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग. चारों की इक्वल वेटेज है, 25 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन विल हैव 2 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग इज 1/4. अब बात करते हैं कि इन 2 महीनों में आपको क्या करना है और कैसे करना है. आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिनके अंदर इक्वली डिफिकल्ट चैप्टर्स होंगे दोनों के अंदर. ठीक है. और आपको मैंने पहले एक जो वीडियो दी थी उसके अंदर मैंने आपको कुछ वो टॉपिक्स बताए थे जिनको आप स्किप कर सकते हो, या कौन से वो चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप यहाँ पे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मैं उनका एक डिस्क्रिप्शन आपको देना चाह रही हूँ. ज्योमेट्री अगर आप अभी डे 1 से स्टार्ट करते हो, ठीक है, लेकिन ज्योमेट्री अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो 1 महीने आपको ज्योमेट्री रोज करनी पड़ेगी विद सम अदर टॉपिक्स एज वेल. मतलब कि अगर आज मैं ज्योमेट्री कर रही हूँ तो मैंने 2 घंटे ज्योमेट्री की, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे मैंने दूसरा कोई टॉपिक किया, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट कर लिया. ठीक है. 2-3 दिन में सिंपल इंटरेस्ट खत्म किया, उसके बाद मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट किया. लेकिन ज्योमेट्री में कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि ज्योमेट्री एक बहुत लेंथी टॉपिक है जिसको डिटेल्ड स्टडी की जरूरत है. उसमें आप फॉर्मूले रट के क्वेश्चंस नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हो आप एग्जाम हॉल में बैठ के, और आपको कितना ही टाइम मिल रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेस देन अ मिनट. तो उतने कम टाइम में अगर आपको सॉल्व करना है तो ज्योमेट्री को आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद आपका रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मिक्सचर, परसेंटेज, पार्टनरशिप, तीनों इंपॉर्टेंट है. पार्टनरशिप अगर आपको मिक्सचर आ गया, पार्टनरशिप आप आसानी से कर लोगे. ठीक है. एवरेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्टेटिस्टिक्स को आप कुछ हद तक स्किप कर सकते हो. ठीक है. लीनियर इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, लेकिन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो. टाइम एंड डिस्टेंस इजी टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है. एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि आएगा ही आएगा. नंबर सिस्टम थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कई बार, तो चाहो तो स्किप कर सकते हो. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एल्जेब्रा का ये सीन होता है कि कहीं अटक गए तो अटक गए. ठीक है. तो निकल गया तो निकल जाएगा आसानी से, नहीं निकला तो कुछ नहीं कह सकते. टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली आएगा. ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को स्किप कर सकते हो. लेकिन जो वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाले, ठीक है, उनको स्किप मत करना, वो बहुत इजी होते हैं, बहुत स्कोरिंग होता है. उसके बाद मेंसुरेशन एक इजी टॉपिक है. उसमें आपको कुछ फॉर्मूले रटने और जाके अप्लाई करना है. वो टॉपिक है जो आपको ऐसे मार्क्स दे रहा है कि लो बेटा घर ले जाओ. प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है, क्वेश्चन बहुत इजी भी आ सकता है, बहुत हलवा भी आ सकता है और डिफिकल्ट भी आ सकता है. प्रोबेबिलिटी आपके शायद टीयर 1 में नहीं आएगा, टीयर 2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. सेम फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. अब आपको अगर 2 महीने में इन टॉपिक्स को डिवाइड करना है, आप अपने फर्स्ट मंथ में यानी कि मई के अंदर क्या क्या करोगे? आप मई में करोगे ज्योमेट्री, जो कि आपकी ऑप्शनल है. रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, परसेंटेज, ये तीनों मैंने इसलिए डाले क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है. ठीक है. ऑल्सो पार्टनरशिप, चारों टॉपिक्स. एवरेज बहुत इजी टॉपिक है, तो एक हल्का टॉपिक आप साथ रखोगे, आपके लिए सही रहेगा. लीनियर इक्वेशन आप चाहो तो कर सकते हो. टाइम एंड डिस्टेंस, और अगर नंबर सिस्टम करना चाह रहे हो तो वो भी. नेक्स्ट मंथ में यानी कि मई के बाद जून के अंदर आपको क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है, रिलेटेड है. प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये दोनों भी रिलेटेड है. टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ये इतने चैप्टर्स आपको कब करना है? जून में. ये बात हो गई हमारे मैथ्स की. अब आ जाते हैं रीजनिंग पे. रीजनिंग के अंदर वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इजी हैं और वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो? नंबर एनालॉजी और नंबर सीरीज
दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इन दोनों के निकलने की कोई गारंटी नहीं होती। क्वेश्चन निकल भी सकता है और अटक भी सकता है। ठीक है, आपको मैक्सिमम 20, 30, 40, 30 सेकंड देना है। बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा आगे चलो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, उसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ बच्चे बोलते हैं कि बहुत दिक्कत आती है। सीटिंग अरेंजमेंट अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हो, उसकी लैंग्वेज समझ पा रहे हो, वर्ड बाय वर्ड सॉल्व कर रहे हो, मतलब अगर बोल रहे हैं ना कि एक सर्कल के अंदर 8 लोग बैठे हैं तो एक सर्कल बना के 8 पोजीशंस मार्क कर लो, ये इसके राइट में बैठा है, साथ साथ वर्ड बाय वर्ड पढ़ो और लिखते रहो, बनाते रहो उसको। उस सिचुएशन में सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्यूब्स एंड डाइसेस थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी हो जाता है बट इजी है। फिगर क्वेश्चन अगर काउंटिंग बता दी तो हो सकता है आप अटक जाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर 23 ट्राइंगल्स है किसी फिगर में और हम ये सोच लेते हैं ठीक है 23 तो मैंने गिन लिए, 24 भी ऑप्शन में है, 25 भी ऑप्शन में है, 24 तो होगा, मतलब उसमें चांसेस कम होते हैं आपका आंसर सही होने के। ये टॉपिक्स आप तब एस कर सकते हो जब आप इनकी रिपीटेडली प्रैक्टिस करो, जब आपकी एक्यूरेसी 95% अबाउ हो जाए, तभी इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करके आए। उसके बाद अल्फाबेट्स आर इजी, कैलेंडर एंड क्लॉक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, अब इजी टॉपिक्स कौन से हैं रीजनिंग के? सिंबॉलिक ऑपरेशन। सिंबॉलिक ऑपरेशन की एक ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, मैं वापस बताऊंगी। आपको डिवाइड वाला सिंबल देखना है। ठीक है, मतलब क्या होता है सिंबॉलिक ऑपरेशन में, कुछ डिजिट्स दे दी, उनके बीच में स्टार लगा देंगे। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे सिंबॉलिक अरेंजमेंट्स के कि इनमें से कौन सा सिंबॉलिक अरेंजमेंट हम इसमें लगाएं कि ये आंसर सही हो जाए। ठीक है, तो आपको डिवाइड का साइन देखना है किन 2 नंबर के बीच में। अगर वो 2 नंबर आपस में डिविजिबल हैं कंप्लीटली तो ही आप उसको पूरे को लगा के देखो। जहां पे डिविजिबल नहीं हो रहे उनको आपको पूरा लगा के देखने की जरूरत नहीं, उनको आप ऐसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्पेस ओरिएंटेशन बहुत इजी टॉपिक है। काउंटिंग फिगर बता दिया है मैंने आपको, उसमें क्या सीन रहता है। अल्फाबेट की एनालॉजी और सीरीज, अल्फाबेट्स काफी इजी है, अल्फाबेट्स प्रेडिक्टेबल है। नंबर के अंदर दिक्कत क्या होती है, वो आपको स्क्वायर दे देंगे, क्यूब दे देंगे, डिजिट्स का सम दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑड इवन कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। अल्फाबेट के अंदर उतनी दिक्कत नहीं होती है। क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम इजी है। ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस प्रैक्टिस मांगता है बट इजी है। फोल्डिंग अनफोल्डिंग इजी है। कोडिंग डिकोडिंग भी इजी है। कुल मिला के रीजनिंग एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। अगर इंग्लिश में आप 22, 23 प्लस अटेम्प्ट करके आ रहे हो, इट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो 17, 18 आपके लिए एक नॉर्मल अटेम्प्ट रहने वाला है। 2 महीने में इंप्रूव कैसे करोगे अपनी इंग्लिश? ब्लैक बुक आती है एक, ठीक है, ब्लैक बुक के नाम से, उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। एसएससी यूजुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से साइनो, एंडो, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये उठा के देता है। आपको बस उनको याद करना है। ठीक है, आपको अपना कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आप क्या करोगे? यू हैव टू रीड इंग्लिश जितना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो सकता है आपको उतनी डिफिकल्टी ना हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ लो, दैट इज इनफ। करंट अफेयर भी हो जाएंगे और इंग्लिश भी हो जाएगी। पर डे कोशिश करो 10 से 15 साइनो, एंटो, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग्स करो ही करो। ग्रामर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ग्रामर उतनी डिफिकल्ट आती भी नहीं है। प्रीपोजिशन नाम की जो चीज है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा टेंसेस को पढ़ लेना, इतना काफी होगा। इस चीज को 1 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद ग्रामर को और आपके रीडिंग सेक्शन को, उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ उसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से जीएस की। जीएस में मैंने पिछले मंथ बताया था कि आपका क्या स्टडी प्लान रहना चाहिए। आपको अब क्या करना है? सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन आपके एंशिएंट मिडीवियल से बहुत आता है। क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कांग्रेस सेशन से, क्वेश्चन आ रहे हैं आपके वाइसरॉय से, 5 ईयर प्लान से। ये जो कुछ हॉट टॉपिक्स हैं आपको इनको उठा के कवर करना है। ठीक है, अगर आप मिडीवियल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वहां पे क्वेश्चन आएंगे आपसे बुक से, अकबरनामा किसने लिखी, बाबरनामा किसने लिखी। ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे। कोर्ट पोएट्स से रिलेटेड आएंगे, हर्षवर्धना का पोएट कौन था इनमें से, इन दोनों, इस राजा के कंटेम्परेरी इनमें से कौन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि सिलेबस कम है और आने के चांसेस ज्यादा है। ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ के जाना, ज्योग्राफी से सवाल एक आधा आएगा लेकिन ज्योग्राफी का सिलेबस उतना वास्ट नहीं है। कम से कम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। नदियां आपको पढ़ के जानी है। एक क्वेश्चन आया था
सीजन्स के ऊपर, यानी कि हिंदी में जो हम चैत्र, वैशाख, ये जो हमारे मंथ नेम्स होते हैं, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ये आप देख के जा सकते हो। एक सब्जेक्ट जो मैं बोलूंगी बिल्कुल स्किप नहीं करना, वो है पॉलिटी। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ के जाओ, जिसके अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ के ही जानी है टीयर 1 के अंदर, ठीक है। प्रियम्बल पढ़ के जाना है आपको। उसके अलावा करंट अफेयर्स जैन से लेके अब तक के, ये मिनिमम बता रही हूं मैं, ठीक है। जैन से लेके अब तक के करंट अफेयर आपको कंप्लीट करके चलने हैं। ये तो मैंने आपको बता दिए 4 सब्जेक्ट्स। कितना टाइम आप एक सब्जेक्ट को दोगे? मैथ्स को आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पर डे देने पड़ेंगे। रीजनिंग को आप अगर आधा घंटा दे रहे हो, दैट इज सफिशिएंट। इंग्लिश को साइनो एंटो ये सब अगर मैं इंक्लूड कर दूं कि ये सब आपको याद करने हैं, 1 महीने में आपको ग्रामर कंप्लीट करनी है, 1 घंटा दिन का सफिशिएंट है। लेकिन सोने से पहले अपने साइनो एंटो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। फिर आपका जितना टाइम आप जीएस को दे सकते हो उतना आपको देना है, क्योंकि मैथ्स सबकी अच्छी है, इंग्लिश सबकी अच्छी है, रीजनिंग सबकी अच्छी है। जीएस जिसकी अच्छी हो गई वो बाजी मार जाएगा। उसके साथ साथ आपको दिन का एक टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। जब एग्जाम आ जाए, एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ना छोड़ देना। अब मैं अगर आपको ये बात अभी बता रही हूं तो 2 महीने कंप्लीटली आपके पास बचे हैं, ठीक है। आपको ये सेकंड मंथ का काम वैसे भी मैंने थोड़ा हल्का रखा है। इंग्लिश में आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हो। रीजनिंग के अंदर आप एक काम कीजिए, आप पीछे जाके उस वीडियो में देखिए, ये जो मैंने स्टडी प्लान बताया है, ये सेम मटेरियल आपको फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में मिलेगा, ठीक है। तो आप इस प्लान को फॉलो कीजिए। लिटरली मैंने वहां पे लिख रखे हैं, मैं कोशिश करूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये डाल दूं। और आपको आपका टारगेट कितना होना चाहिए मैथ्स के अंदर? अगर आप ज्यादा नहीं 25 में से 20 भी सवाल करके आ रहे हो, आपके 40 मार्क्स मैथ्स के हो गए। रीजनिंग के अंदर आप सारे के सारे सही कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको लिख के बता रही हूं। पर चलो कहीं पे थोड़ी बहुत गलती हो गई, आपने 22 सही किए, 44 ये हो गए, तो अभी आपका स्कोर हो गया है 84। इंग्लिश के अंदर आप 44 स्कोर कर लोगे, ठीक है, तो अब आपका स्कोर हो गया है 128। और जीएस के अंदर आपको 30 कम से कम स्कोर करने पड़ेंगे। 40 कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो 124 + 30 = 154। सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 150 कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पिछला पेपर इजी था। पिछले पेपर में अगर कट ऑफ कम गई है, दैट डजंट मीन आगे भी कम जाएगी, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें पिछले पेपर में पहली बार हुई थी। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन मेल मी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम, ऑन माय फेसबुक पेज, और यू कैन आस्क मी इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। 2 महीने बचे हैं, जी जान आत्मा जो कुछ भी है, धन दौलत सब लगा दो और बढ़िया रिजल्ट लेके आओ। जय हिंद।